गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले दिन हमने टॉपिक में पढ़ा था पारिस्थितिक तंत्र के बारे में, उसके विभिन्न प्रकार के घटक। फिर हमने तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की भी बात करी थी। आज वहीं से टॉपिक आगे बढ़ा रहा हूँ। इसमें जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें नया जो टॉपिक है वो आ रहा है ऊर्जा प्रवाह, एनर्जी फ्लो। अर्थात ऊर्जा का प्रवाह पारिस्थितिक तंत्र में होता कैसे है। अगर इसकी बात करें तो कोई भी जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें अधिकतर स्वयंपोषी पादपों के लिए जो ऊर्जा होती है उसका मुख्य जो स्रोत है वह सूर्य होता है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो कुल प्रकाश ऊर्जा होगी वह केवल पौधे के एक ही भाग या फिर कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। अगर हम देखें तो जो ऊर्जा का प्रवाह है, पहले उसका प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश हो गया। फिर इसको उत्पादक ले लेंगे, उत्पादकों से अपना जो भोजन है वह शाकाहारी, और उसके बाद मांसाहारी, और इनसे जो अपना भोजन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अब घटक। अर्थात देखें तो जो ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है वह सूर्य के प्रकाश से लेकर अब घटों तक चल रहा है। ये ऊर्जा का प्रवाह था। अगर इसी में बहुत बार हमसे एक नियम पूछता है कि ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम क्या है, या लिंडेमान का 10% ऊर्जा नियम, इसको समझेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, ये जो नियम था इस नियम को लिंडेमान ने दिया था। लिंडेमान ने दिया था तो इसलिए हम इसको लिंडेमान का 10% ऊर्जा संबंधी नियम भी कहते हैं। ये जो नियम था इस नियम को सन 1942 में लिंडेमान ने दिया था। इनके अनुसार कोई भी आहार श्रृंखला जिसमें प्रत्येक स्तर पर जो ऊर्जा उपलब्ध होगी उससे पहले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 10% होती है। या सीधे सीधे कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा का औसतन 10% ऊर्जा ही उपयोग कर पाता है। जो प्रत्येक श्रेणी के जंतु होते हैं एक पोषण स्तर का निर्माण करते हैं, तो उनके प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग जो 90% ऊर्जा होती है वह जैविक क्रियाओं या फिर ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। केवल 10% ऊर्जा ही इसमें संचित रह जाती है, और जो ये 10% ऊर्जा है यही ऊर्जा अगले पोषण स्तर में पहुंचती है। इस प्रकार आखिरी पोषण स्तर तक पहुंचते पहुंचते यह ऊर्जा बहुत कम रह जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझें तो इसको, जो उत्पादक है, मानव उत्पादक के पास जो ऊर्जा है वह 100 किलो कैलोरी है। अब इससे उत्पादकों से अपना भोजन शाकाहारी ले रहे हैं। शाकाहारी मतलब प्राथमिक उपभोक्ता भी कह सकते हैं हम इनको। तो यहाँ पर जो ऊर्जा आएगी ये 10 किलो कैलोरी। अब बात आएगी आ कैसे रही है, क्योंकि जो लिंडेमान ने कहा था, उनने कहा था कि कोई भी जीव प्राप्त की गई ऊर्जा का केवल 90% ऊर्जा ही उपयोग कर पा रहा है, जबकि जो
90% ऊर्जा, अर्थात बची हुई जो 90% ऊर्जा है वह उसकी जैविक क्रियाएं जो हैं या फिर जो वो ऊष्मा निकाल रहा होगा उसमें वो ऊर्जा 90% ऊर्जा खर्च हो जाएगी। फिर इन शाकाहारियों से अपना भोजन लिया मांसाहारियों ने, या हम इसको कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये भी इसका 10% अर्थात 1 किलो कैलोरी ऊर्जा ही ये लेगा। और तीसरा जो आएगा वो आता है तृतीयक उपभोक्ता या फिर उच्च जो मांसाहारी होंगे, ये इसका भी 10% अर्थात 0.1 किलो कैलोरी ऊर्जा इस तक पहुँचेगी। ये था ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम, या फिर कह सकते हैं लेंडेमान का 10% ऊर्जा संबंधी नियम। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एग्ज़ाम में जो तुमसे पूछा जाएगा वो आता है खाद्य श्रृंखला। छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं इसको। फूड चेन होती क्या है? फूड चेन जो हमारा जीवमंडल है या जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के जो जीव होंगे वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने भोजनों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो किसी भी पारितंत्र में उत्पादक से लेकर के उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा का जो स्थानांतरण होगा वह एक निश्चित पथ के थ्रू हो रहा होगा। तो उस निश्चित पथ को ही हम खाद्य श्रृंखला कह देंगे। तो सीधे सीधे कहेंगे कि किसी पारितंत्र में उत्पादकों से लेकर के उपभोक्ताओं तक जो खाद्य पदार्थ हैं या फिर जो खाद्य ऊर्जा है उसका स्थानांतरण एक क्रमबद्ध पथ से होता है। इस प्रवाह पथ को ही हम खाद्य श्रृंखला कह देंगे। जो ये खाद्य श्रृंखला होगी ये 3 प्रकार की होती है। पहली होगी चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरी होगी अपरद या मृतोपजीवी, अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला। और तीसरी होती है परजीवी खाद्य श्रृंखला या फिर भोजन श्रृंखला। अब बात आ रही है कि चारण खाद्य श्रृंखला होती क्या है। अगर हम चारण खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें हरे पौधे से श्रृंखला शुरू होगी और बड़े जीव अर्थात मांसाहारियों पर जाकर के समाप्त हो जाएगी, ऐसी खाद्य श्रृंखला को हम चारण खाद्य श्रृंखला कह देंगे। जो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें उत्पादक से लेकर के मांसाहारी या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हरे पौधे से लेकर के बड़े जीवों पर जो खाद्य श्रृंखला समाप्त होगी उसको हम चारण खाद्य श्रृंखला। जैसे उत्पादक के रूप में हमने घास ले लिया, घास से अपना भोजन लिया टिड्डे ने, इसको मेढक ने खा लिया, मेढक को सांप ने, सांप को मोर ने। तो देखिए घास उत्पादक था अर्थात हरे पेड़ पौधे हो गए, और मोर ये उच्च मांसाहारी। तो ऐसी जो खाद्य श्रृंखला होगी उसको हम चारण खाद्य श्रृंखला। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला जिसमें जो हरे पौधे से शुरू होकर के बड़े जीवों या मांसाहारियों पर जाकर के समाप्त होती है, ऐसी खाद्य श्रृंखला को चारण खाद्य श्रृंखला। जैसे घास से अपना भोजन टिड्डे ने, टिड्डे से मेढक ने, मेढक को सांप ने खा लिया, सांप को मोर ने। तो ऐसी जो खाद्य श्रृंखला होगी वो चारण। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लो, हरे पौधे
इनसे अपना भोजन लिया चूहे ने, चूहे को सांप ने खा लिया, सांप को बाज ने। तो ये भी क्या आ गई, चारण खाद्य श्रृंखला, अर्थात हरे पौधे उत्पादक हो गए, बाज उच्च मांसाहारी हो गया। तो ऐसी खाद्य श्रृंखला चारण खाद्य श्रृंखला। दूसरी आ रही है अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला, अर्थात ऐसी खाद्य श्रृंखला जो मृत और सड़े गले जो पदार्थ होंगे उनसे अपघटकों की ओर अग्रसरित हो रही होगी, अर्थात मृत कहो या फिर सड़े गले जो पदार्थ होंगे वहाँ से अपघटकों की ओर जो खाद्य श्रृंखला जारी हो बढ़ रही होगी, उस खाद्य श्रृंखला को हम मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कह देते हैं। जैसे मैंने कहा केचुआ, केचुए से अपना भोजन, मेढक ने, मेढक को सर्प ने खा लिया, सांप जिसे कह रहे हैं, और वहाँ से अपना भोजन चिड़िया ने ले लिया। या फिर एक और समझ सकते हो, एक और एग्जाम्पल, कवक, कवक को गिलहरी ने, और गिलहरी से अपना भोजन बाज ने ले लिया। तो ऐसी जो खाद्य श्रृंखला होगी उसको हम अपरद या मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला कह देते हैं। तो सीधे सीधे कहोगे जो मृत सड़े गले पदार्थों से शुरू होकर के अपघटक की ओर अग्रसर होगी, ऐसी खाद्य श्रृंखला अपरद या मृतोपजीवी। फिर आता है तीसरी जो आ रही है परजीवी। परजीवी मतलब अर्थात ऐसी खाद्य श्रृंखला जो उत्पादकों से लेकर के या फिर बड़े छोटे जीवों से जो बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर अर्थात परपोषी से परजीवी की तरफ अग्रसर होती है, उसको हम परजीवी खाद्य श्रृंखला कह देंगे। ऐसी खाद्य श्रृंखला जो बड़े जीवों से छोटे जीवों की ओर अर्थात परपोषी से परजीवी की तरफ अग्रसरित होती है, उसको हम परजीवी खाद्य श्रृंखला कह देंगे। जैसे जैसे कहें हमने सूर्य ऊर्जा का स्रोत हो गया, पादप, चिड़ियाओं ने अपना भोजन ले लिया इनसे, सूक्ष्म जीव और जोंक से मच्छर। तो ये जो खाद्य श्रृंखला होगी ये परजीवी खाद्य श्रृंखला हो जाएगी। उसके बाद बात कर रहे हैं हम खाद्य जाल की, फूड वेब। फूड वेब होता क्या है, खाद्य जाल होता क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी पारितंत्र जिसमें जो खाद्य श्रृंखला होती है वो विलगित अवस्था में क्रियाशील नहीं होती है, अर्थात खाद्य श्रृंखला क्रियाशील नहीं हो सकती है, लेकिन अनेक प्रकार की जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से गूंथकर एक जाल का निर्माण करती हैं, इसी को ही हम खाद्य जाल कह देते हैं। या सीधे सीधे अगर सरल शब्दों में कहें तो अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से गूंथकर एक जाल का निर्माण कर लेती हैं, इसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। तो कोई भी अगर हम पारितंत्र की बात कर रहे हैं तो वह जितना जटिल होगा या फिर जितना ज़्यादा विस्तृत खाद्य जाल होगा उतना ही उसका जो पारितंत्र होगा वह उतना ही स्थायी होगा। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जो पारितंत्र जितना अधिक जटिल या विस्तृत होगा जिसका खाद्य जाल, वह पारितंत्र उतना ही स्थायी होगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में कह सकते हो घास, घास को भोजन के रूप में ले लिया टिड्डे ने, टिड्डे से अपना भोजन
छिपकली ने ले लिया, छिपकली को बाज ने, और घास था, या फिर सीधे ही कह सकते हैं टिड्डे को यहाँ से बाज भी खा सकता है। ऐसे ही घास थी, घास को खरगोश ने ले लिया, खरगोश को फिर से बाज ने ले लिया, खा लिया। फिर घास से अपना भोजन चूहे ने, चूहे को सीधा ही बाज भी खा सकता है। ऐसे ही चूहे से अपना भोजन सांप ने ले लिया, और सांप को बाज ने। सर यहाँ पर देख रहे हैं तो अपने अपने भोजनों के लिए जीव अलग अलग स्तरों पर एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं और आपस में मिलकर के एक जालनुमा संरचना का निर्माण कर रहे हैं। इसी को ही हम खाद्य जाल कह देते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम पारिस्थितिक पिरामिड। देखो पारिस्थितिक पिरामिड होते क्या है, अर्थात जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ पर को जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पर को विद्यमान जो भी पारस्परिक संबंध है उनको हम आलेखों की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। तो सीधे सीधे कहेंगे कि जो हमारा पारितंत्र है, पारितंत्र में विद्यमान जो विविध प्रकार के पारस्परिक संबंध हैं, उन पारस्परिक संबंधों को हम आलेखों की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। इन आलेखों को ही पारिस्थितिक पिरामिड कहा जाता है। और इस प्रकार के जो आलेख होते हैं, इन आलेखों का निरूपण सर्वप्रथम एल्टन ने किया था, या आलेखों को हम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो ये जो ग्राफ थे या ये जो आलेख थे, इनका प्रयोग सर्वप्रथम एल्टन ने किया था। तो इन आलेखों में सबसे नीचे का जो पोषी स्तर होगा वह उत्पादक होगा, और सबसे ऊपर का जो पोषी स्तर होगा वह मांसाहारी होगा। तो जो पारिस्थितिक पिरामिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला संख्याओं का पिरामिड, दूसरा ऊर्जा का पिरामिड, और ऊर्जा का तीसरा आ जाएगा जैव भार का पिरामिड। अगर हम बात करें संख्याओं के पिरामिड की, तो जो संख्या का पिरामिड होगा, इस पर विभिन्न जो पोषी स्तर होंगे उन पर मिलने वाले जीवों की संख्या प्रदर्शित होती है। या ये भी कह सकते हैं कि जो उत्पादक हैं, शाकाहारी हैं या फिर जो भी मांसाहारी हैं, उनकी प्रति इकाई क्षेत्रफल में मिलने वाली जो संख्या होगी उसको जो प्रदर्शित करने का कार्य है वो संख्याओं का पिरामिड करते हैं। ये जो संख्याओं के पिरामिड होते हैं हमेशा सीधे होंगे, अर्थात अपराइट टाइप बनाते हैं, सीधे पिरामिड होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं घास के मैदान की पारिस्थितिक तंत्र की, तो यहाँ पर पहला उत्पादक प्रोड्यूसर जिसे कह रहे हैं, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, और ये हो गए उच्च मांसाहारी। अगर घास के पारितंत्र की बात करें तो ये उत्पादक के रूप में यहाँ हरी घास हो गई, इस पर टिड्डे अपना भोजन ले रहे होंगे। फिर
टिड्डों को मेढकों ने खा लिया, मेढकों को सांप ने, और सांप को बाज ने। तो ये हमेशा जो